नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सॉल्यूशन स्टडी पॉइंट। हम यहाँ पे आज साकेत महाकाव्य के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, जिसमें साकेत महाकाव्य के प्रमुख तथ्यों पर यहाँ पे विस्तार से जानकारी दी जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक ना किया, सब्सक्राइब ना किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलिए तो हम आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। साकेत महाकाव्य, जिसको जीवन काव्य, महाकाव्य और नन्ना सूरसागर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक बात विशेष रूप से याद रखना है कि इसकी जो नवम सर्ग है, साकेत का नवम सर्ग, इसको नन्ना सूरसागर कहा जाता है। संपूर्ण महाकाव्य को नन्ना सूरसागर हम नहीं कह सकते हैं, केवल इसके नवम सर्ग को हम नन्ना सूरसागर कह सकते हैं। तो साकेत महाकाव्य राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया था। तो सबसे पहले हम कवि परिचय जान लेते हैं कि आखिर जो राष्ट्रकवि थे मैथिली शरण गुप्त जी, इनके बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी बता देते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी रहेगी। तो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को गांव झांसी, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण कनकने था और माता का नाम काशीबाई था। और गुप्त जी की प्रारंभिक शिक्षा चिरगांव में हुई थी। इसके बाद शिक्षा इनकी घर पर ही संपन्न हुई, जिसमें इन्होंने हिंदी, बांग्ला और संस्कृत साहित्य का अध्ययन इन्होंने किया। वो इनका निधन 12 दिसंबर 1964 को हुआ था। मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में यहाँ देख लेते हैं कि इनके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षा की दृष्टि से भी उपयोगी हैं और इनकी हमें जानकारी होना भी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यह द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि एवं भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे। तो द्विवेदी युग की महत्वपूर्ण कवि तो ठीक है, लेकिन भारत के प्रथम राष्ट्र कवि ये माने जाते हैं। वाकई में राष्ट्र कवि कहा क्यों जाता है, इन्हें राष्ट्र कवि के द्वारा किसके द्वारा कहा गया और क्यों कहा गया? तो इनकी ये कृति थी भारत भारती। तो इसकी लोकप्रियता के कारण ही महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया, क्योंकि भारत भारती की इनकी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लोकप्रिय कृति मानी जाती है। तो इसी कृति के कारण इन्हें राष्ट्रपति की उपाधि, राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया और महात्मा गांधी द्वारा इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी माना जाता है। जिस प्रकार तुलसीदास जी ने राम काव्य रामचरितमानस की रचना की, उसी प्रकार आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त के द्वारा साकेत महाकाव्य की रचना की गई, जो कि राम कथा के आप आधारित है। इसलिए राम कथा की समानता के आधार पर इन्हें आधुनिक युग का तुलसी माना जाता है। इनकी पहली कविता हेमंत 1905 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। वो इनकी आरंभिक रचनाएं थी, वो वैश्योपरक नामक पत्र में संप्रकाशित होती थी। और जो इनकी पहली कविता थी रंग में भंग 1909 में प्रकाशित हुई थी। मैथिली शरण गुप्त रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविताएं लिखते थे। ब्रज भाषा में गुप्त जी कविताएं लिखते थे तो वो रसिकेंद्र नाम से लिखते थे। और 12 वर्ष की अवस्था में कनकलता नाम से ब्रज भाषा में काव्य लेखन प्रारंभ इन्होंने किया। तो प्रारंभ में देखा, जैसा कि हमने देख लिया कि प्रारंभ में अपनी ब्रज भाषा में काव्य सृजन इनका हुआ करता था, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद खड़ी बोली में काव्य सृजन प्रारंभ किया। वो इनकी जो रचनाएं थी वो सरस्वती पत्रिका में, जो खड़ी बोली की रचनाएं थी वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होती थी। गुप्त जी ने मधुप नाम से बांग्ला कविताओं का एवं माइकल मधुसूदन दत्त की कृतियों का भी अनुवाद किया है। गुप्त जी की सबसे महत्वपूर्ण कृति भारत भारती मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1912 ईस्वी में हुआ था। वो जो कि उनके यश का आधार मानी जाती है, यानी कि गुप्त जी को जो ना प्रसिद्धि प्राप्त हुई वो भारत भारती रचना के बाद ही प्राप्त हुई। भारत भारती के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। तो आचार्य शुक्ल जी का एक महत्वपूर्ण कथन यहाँ पे है
पहले पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली यही पुस्तक भी यही है। इसकी लोकप्रियता का आलम यह रहा है कि इसकी प्रतियां रातों रात खरीदी गई और ऐसा कहा जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ने के लिए दक्षिण भारतीयों ने भी हिंदी को सीखना प्रारंभ किया। दक्षिण भारत में हिंदी का पैसा कम से कम है और वहाँ के लोग हिंदी भाषा लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने के लिए दक्षिण भारतीयों ने भी हिंदी को पढ़ना प्रारंभ कर दिया और हिंदी को सीखना प्रारंभ किया। मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को माना है। यानी इनकी गुरु कौन माने जाएंगे? काव्य गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी द्विवेदी युग के ऐसे पहले कवि थे जिनको राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया, यानी कि इनको राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। अब बात कर लेते हैं पुरस्कार, सम्मान, उपाधियां। कौन कौन से पुरस्कार, कौन कौन से सम्मान और उपाधियां इनको प्राप्त हुई। 1911 में चिरगांव में साहित्य सदन प्रेस एवं 1954-55 में झांसी में मानस मुद्रण की स्थापना इनके द्वारा की गई। साहित्य सदन प्रेस की स्थापना 1911 में, कहाँ पर? चिरगांव में। झांसी में 1954-55 में मानस मुद्रण की स्थापना इनके द्वारा की गई। 1935 में साकेत के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार इनके लिए प्राप्त हुआ। रचना के लिए प्राप्त हुआ, साकेत रचना के लिए 1935 में हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी नहीं, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार इनके लिए प्राप्त हुआ। 1937 में साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित इनको किया गया। तो इस प्रकार साकेत के लिए इन्हें 2 पुरस्कार प्राप्त हुए, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार और मंगला प्रसाद पारितोषिक। और मंगला प्रसाद पारितोषिक उस समय सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता था। 1930 के दशक में सबसे बड़ा पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक माना जाता था। 1946 में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1948 में आगरा विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से सम्मानित इनको किया गया। 1962 में हिंदू विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1954 में साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1962 में तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा अभिनंदन ग्रंथ इनको भेंट किया गया। प्रयाग में आयोजित सरस्वती पत्रिका के स्वर्ण जयंती समारोह की अध्यक्षता भी गुप्त जी द्वारा की गई। 1952 से लेकर 1964 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे। 1952 से 1964 तक। अब हम बात कर लेते हैं गुप्त जी की महत्वपूर्ण रचनाओं की बात। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी नाटक कृतियां। इनके द्वारा कौन कौन से नाटक लिखे गए। रंग में भंग, राजा प्रजा, वन वैभव और विकट भट्ट। इसके बाद प्रबंध कृतियां, तो इसमें 2 प्रकृतियां आती हैं। एक तो आती है साकेत, जिसका रचना काल प्रकाशन वर्ष 1931 माना जाता है, और यशोधरा जिसका प्रकाशन वर्ष 1932 माना जाता है। ये दोनों इनकी प्रबंध काव्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, साकेत और यशोधरा को। अब हम आते हैं खंड काव्य पर। तो इनके खंड काव्य हैं जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, द्वापर 1936, हिडिंबा, हिंदू, चंद्रहास, शक्ति, सरंदी, बैतालिक बिहारणी और स्वदेश गीत। प्रकार के रचना इनकी खंड काव्य की श्रेणी में आती हैं। इसका संस्कृत के नाटक प्रभाव इन्होंने इनके द्वारा अनुवाद किया गया था। जो कुछ भास के नाटक थे, भास के द्वारा लिखित नाटक, उनका अनुवाद किया गया। अनग का अनुवाद स्वप्न वासव दत्त नाम, तो अनग स्वप्न वासव दत्ता, रनदास प्रतिमा, तिलोत्तमा, अभिषेक, निष्क्रिय प्रतिरोध, अभिवादक के नामों से इनका भी अनुवाद किया गया। इसके बाद बंगला, कुछ इन्होंने बंगला नाटकों का भी अनुवाद किया। मेघनाथ वध, विदायनी विजयांगना, पलासी का युद्ध। इसका ना अनुदित कृति मानी जाती है। ये तो 3 नाटक थे। इसका अनुदित काव्य कृति और एक तो ना रुबायत उमर खयाम, जिसको फारसी भाषा से अनुदित किया गया। यह था मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली। तो डॉक्टर कृष्ण दत्त पालीवाल के द्वारा प्रकाशित की गई, वाणी प्रकाशन के द्वारा दिल्ली से प्रकाशित हुई थी। इसके बाद इनकी प्रमुख रचनाओं के संबंधित प्रमुख तथ्य जान लेते हैं हम। मेघनाथ वध मैथिली शरण गुप्त की अतुकांत रचना मानी जाती है। ये सारे
तथ्य सभी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यशोधरा काव्य गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना पर आधारित है। जय भारत महाकाव्य प्राचीन काल भारत की हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण कहलाता है। जयद्रथ भट्ट गुप्त जी की रचनाओं के प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है। इसमें राष्ट्र की बलि वेदी पर प्राणों का उत्सर्ग करने वाले नवयुवक का चित्रण किया हुआ है। विष्णु प्रिया चैतन्य महाप्रभु की पत्नी को आधार बनाकर लिखी गई है। अनग और कुणाल गीत में बौद्धकालीन संस्कृति की छटा दिखाई देती है। जैनी काव्य ग्रंथ कार्ल मार्क्स की पुत्री जैनी पर लिखा गया है। विकट भट्ट में जोधपुर के राजपूत सरदार का काव्य कथा वर्णित की गई है। गुप्त जी ने कुल 19 खंड काव्यों की रचना की। एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। अजन और विसर्जन में मैथिली सदन गुप्त द्वारा मुस्लिम संस्कृति की झलक दिखाई गई है। मैथिली सदन गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। उन्होंने स्वयं को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली सदन गुप्त को सामंजस्यवादी कवि गया। तो यहाँ से दो प्रश्न बन सकते हैं कि गुप्त जी को सामंजस्यवादी कवि किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और सामंजस्यवादी कवि किसे कहा गया है, तो मैथिली सदन गुप्त को कहा गया है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। बहुत ही नोटेबल फैक्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। गुप्त जी को द्विवेदी काल में हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। तो ये तो कवि जो थे हमारे मैथिली सदन गुप्त, इनके विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इनकी रचना साकेत पे आते हैं ना। साकेत इसको जीवन काव्य, महाकाव्य और इसके नवम सर्ग को नन्ना सूर सागर भी कहा जाता है। एक बार फिर से नोटेबल है, केवल नवम सर्ग को नन्ना सूर सागर कहा जा सकता है, संपूर्ण काव्य को नन्ना सूर सागर नहीं कहा जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं गुप्त जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कृति है जिसका नाम है साकेत। साकेत का प्रकाशन वर्ष 1931 में हुआ। प्रकाशन 1931 में हुआ था और इसमें 12 सर्ग आते हैं। राम तुम्हारा चरित्र सौम्य ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। इसी विचारधारा के साथ साकेत का लेखन आरंभ किया गया। हम जान लेते हैं साकेत महाकाव्य के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। मैथिली सदन गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा छद्म नाम जंग भूषण भट्टाचार्य से लिखे गए कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता लेख से मिली। 1908 में सरस्वती पत्रिका में एक लेख प्रकाशित हुआ था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा था। इस लेख को पढ़कर उन्हें साकेत महाकाव्य लिखने की प्रेरणा लिखी। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह लेख रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख काव्य उपेक्षिता के नाम से प्रभावित था। इस लेख था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वो रविन्द्रनाथ टैगोर के लेख से प्रभावित होकर लिखा था। हम बात करते हैं इसके नाम की। साकेत क्या एक स्थान के नाम पर साकेत का नामकरण किया गया है। साकेत पाली भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है अयोध्या। यहाँ से दो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। एक तो किस भाषा का शब्द है, पाली भाषा का शब्द है। और दूसरा साकेत का अर्थ होता है अयोध्या। साकेत के सृजन में कवि को 16 वर्ष का समय लगा। तो साकेत महाकाव्य लिखने का मुख्य आधार था कि जो इन रामायण के जो स्त्री पात्र हैं विशेषकर और उपेक्षित स्त्री पात्र विशेषकर उर्मिला, उसकी अनुच्छुए विपक्ष को अभिव्यक्त करना उसका प्रमुख तथ्य माना गया। क्योंकि ना सीता जी के ऊपर भी अनेक रचनाएं लिखी जा चुकी हैं। राम के आधार मानकर तो कई रामायण और राम कथाओं की रचना की गई है, लेकिन उर्मिला के ऊपर मतलब एक विशेष रूप से उपेक्षित पात्र माना जाता है महाभारत रामायण का उर्मिला पर किसी का भी कवि का ध्यान नहीं गया। तो इसलिए इन्होंने साकेत की रचना उर्मिला को नायिका बनाकर की। प्रारंभ में इन्होंने निवेदन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो कि इनके गुरु थे उनके लिए किया है। कहते तुलसीदास भी कैसे मानद नाद, और महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। और इन्होंने अपना समर्पण इसमें इतने पिता को समर्पित किया हुआ है। इसकी कथा 12 सर्गों में बांटी गई है। साकेत का प्रथम सर्ग सरस्वती वंदना से प्रारंभ होता है। साकेत रचना के प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन किया हुआ है। प्रथम सर्ग में, अष्टम सर्ग में और द्वादश सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण के मिलन का वर्णन किया हुआ है।
यह ग्रंथ उर्मिला प्रधान चरित है, यानी इसमें जो प्रधान चरित है वो उर्मिला को माना गया है। उसका नायक लक्ष्मण से वियोग एवं वियोग में उसकी अधीरता और साथ साथ धैर्य प्रमुख वर्ण विषय है। नवम सर्ग इस ग्रंथ की जान है, मतलब इस ग्रंथ की आत्मा को साकेत की आत्मा भी कहा जाता है। नवम सर्ग को यही सर्वाधिक मार्मिक भी है। इसमें उपेक्षा और बृहणी उर्मिला की विरह वेदना और पीड़ा का मार्मिक चित्रण किया गया है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि 1935 में साकेत के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ और 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त। ये दो पुरस्कार साकेत रचना के लिए गुप्त जी को प्राप्त हुए। काव्य की भाषा खड़ी बोली है, काव्य खड़ी बोली में लिखा गया है। साकेत के प्रारंभिक 5 सर्ग सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसके जो प्रारंभिक 5 सर्ग थे वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। साकेत का प्रथम और द्वितीय सर्ग 1916 में, तृतीय और चतुर्थ सर्ग 1917 में और पंचम सर्ग 1918 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। साकेत के नवम सर्ग की अन्योक्तियां सरस्वती पत्रिका में सितंबर 1912 में और दिसंबर 1914 में अन्योक्ति शतक में छपी थी। तो इसकी कुछ पंक्तियां नवम सर्ग की सरस्वती पत्रिका में 1912 में और अन्योक्ति शतक में 1914 में प्रिंट हुई थी। साकेत सर्ग के नवे सर्ग में ऋतु वर्णन वसंत ऋतु से प्रारंभ होता है। अभी तक जो भी इनमें विरह वर्णन था वो 12 मासा के माध्यम से व्यक्त किया जाता था, लेकिन गुप्त जी ने इस परंपरा से हटकर ऋतु वर्णन किया, मतलब 6 ऋतुओं का वर्णन किया, जिसमें प्रारंभ वसंत ऋतु से प्रारंभ होता है। तो ये भी एक नया अनूठा प्रयोग था। 12 मासा का प्रयोग न करके 6 ऋतु का यहाँ पर वर्णन किया गया। इस काव्य में 2 वंशों का वर्णन किया हुआ। इसमें रघुवंश, जिसमें रामचंद्र जी लक्ष्मण जी का वंश था वो रघुवंश था, और राजा जनक का वंश है वो निमि वंश के नाम से हम जानते हैं। तो इसमें रघुवंश और निमि वंश का वर्णन किया हुआ है। सन 1932 में गांधी जी ने अवैधा जेल में उर्मिला पुस्तक को पढ़ा और उन्होंने कहा कि उर्मिला के विषाद को अति बताया और दशरथ के विलाप को अविरोचित बताया, मतलब वीरों को शोभा नहीं देता विलाप, है ना। ऐसा कहकर उनको संशोधित करने का सुझाव भी गुप्त जी को 1932 में गांधी जी ने दिया। साकेत के मूल में प्रेरणा नहीं, साकेत देख लेंगे प्रेरणा कवि को कहाँ से प्राप्त हुई है। एक तो रविन्द्रनाथ टैगोर के काव्य अपेक्षा निबंध से, और दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदीकृत कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से, जो कि एक छद्म नाम भुजंगभूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा गया था। वो आता है जिसके मतलब जिस शब्दार्थ परीक्षा में जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं वो होता है साकेत के विषय में विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। किस विद्वान ने साकेत के बारे में क्या कहा उससे संबंधित एक प्रश्न परीक्षा में आता ही है। तो डॉक्टर नगेन के अनुसार साकेत जीवन काव्य है। डॉक्टर नगेन ने साकेत को जीवन काव्य बताया। तो प्रश्न आ सकता है परीक्षा में कि जीवन काव्य साकेत ने को जीवन काव्य किसने कहा, तो डॉक्टर नगेन ने कहा। उसमें से एक व्यक्ति का जीवन और अनेक अवस्थाओं और व्यक्तियों के बीच अंकित मिलता है। डॉक्टर नगेन का ही दूसरा स्टेटमेंट आता है, साकेत में गुप्त जी के कवि जीवन की पूर्ण वैभव मिलता है, अतः उसका कलेवर अलंकृत है। उसमें शकुंतला का वन्य सौंदर्य नहीं, उसी का नागरिक विलास है। यहाँ उसकी प्रतिभा से कविता को नई नई श्रृंगार सामग्री से चित्र विचित्र सजाया है। एक महत्वपूर्ण कथन है शिवदान सिंह चौहान। साकेत रचना गुप्त जी ने महाकाव्यों की परंपरा में युगांतर स्थापित कर दिया है। धीरेन वर्मा, डॉक्टर धीरेन वर्मा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, नवम सर्ग को एक नन्हा सूरसागर समझना चाहिए। एक नया गोपिका विरह सामने आता है। तो नन्हा सूरसागर नवम सर्ग को किसने कहा? डॉक्टर धीरेन वर्मा ने कहा। डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद, वास्तव में उर्मिला वेदना और मंगल कामना की जीती जागती तस्वीर है। उसे जीवन से बाहर प्राचीन ब्रह्मणियों की कोटि में रखना उचित नहीं है। उसका ताप और त्याग अनुकरणीय है। उसका चरित्र निर्माण में नैतिकता, धर्म, समाज, राष्ट्रीय आदर्श और राष्ट्रीय चेतना का समावेश है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, साकेत महाकाव्य ही नहीं, ये आधुनिक हिंदी युग का प्रवर्तक महाकाव्य है। साकेत को डॉक्टर नगेन ने जनवादी काव्य की संज्ञा दी है। जनवादी काव्य भी डॉक्टर नगेन ने साकेत को कहा है। रामविलास शर्मा,
साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने उर्मिला के चरित्र को एक ऐसी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है जो न केवल प्रेममयी और त्यागमयी है, बल्कि उसमें आत्मसंयम और धैर्य की भी अभूतपूर्व क्षमता है। यह महाकाव्य हिंदी साहित्य में स्त्री के प्रति नई दृष्टि प्रस्तुत करता है। डॉक्टर नगेन का एक और स्टेटमेंट आता है, गुप्त जी का साकेत नारी के अंतर्मन की कथा है। इसमें उर्मिला का प्रतीकात्मक रूप में चित्रण भारतीय नारी के मानसिक बलिदान और संघर्ष को एक उच्च कोटि की साहित्यिक ऊंचाई पर ले जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने राम कथा को एक अद्वितीय दृष्टिकोण से देखा है। एक काव्य केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि नारी के भावनात्मक बलिदान और उसके सामाजिक स्थान की एक सशक्त अभिव्यक्ति है। अगला कथन आता है नामवर सिंह का। साकेत को पढ़ते समय अनुभव होता है कि मैथिली शरण गुप्त ने नारी मनोविज्ञान को जिस प्रकार से समझा और उसे काव्य में प्रस्तुत किया वह अद्वितीय है। उर्मिला के माध्यम से स्त्री की आंतरिक पीड़ा, उसका प्रेम, त्याग और कर्तव्य का अद्भुत चित्रण किया गया है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी। साकेत को पढ़ने के बाद लगता है कि गुप्त जी ने उर्मिला के माध्यम से नारी जीवन की उन गहराइयों का उजागर किया है जिन्हें समाज ने सदियों से अनदेखा किया था। उनका एक केवल साहित्यिक नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का संदेश भी देता है। अगला महत्वपूर्ण कथन है राजेंद्र प्रसाद जी का, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत के माध्यम से रामायण की कथा को एक नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया है। उसमें उर्मिला का चरित्र हमें त्याग, धैर्य और सहनशीलता की पराकाष्ठा तक ले जाता है। अगला कथन आता है धर्मवीर भारती जी का। साकेत में उर्मिला के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने समाज में नारी की स्थिति, उसकी आंतरिक पीड़ा, उसके योगदान को बड़ी ही सुंदरता से उकेरा है। यह काव्य नारी शक्ति और उसकी संघर्षशीलता का प्रतीक है। अगला कथन आता है रामचंद्र शुक्ल जी का। साकेत के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त ने रामायण की परंपरा कथा को नए सिरे से लिखा है, जिसमें उर्मिला के भावों और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का सजीव चित्रण किया गया है। यह काव्य भारतीय नारी के आदर्श रूप को प्रस्तुत करता है। डॉक्टर श्री राम शर्मा। साकेत एक ऐसा महाकाव्य है जिसमें मैथिली शरण गुप्त ने नारी मन की सूक्ष्म अनुभूतियों को आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। उर्मिला की कहानी के माध्यम से उन्होंने समाज के उस पक्ष को सामने लाया है जो सदियों से अज्ञात रहा है। एक और महत्वपूर्ण स्टेटमेंट आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का। संस्कृत साहित्य में काव्य यज्ञशाला की प्रांत भूमि में जो कितनी ही नारियां अनाहत होकर खड़ी हैं, उनमें प्रधान स्थान उर्मिला का है। हाय अविभक्त वेदना देवी उर्मिला, एक बार तुम्हारा उदय प्रातःकालीन तारा की भांति महाकाव्य के सुमेरु शिखर पर हुआ था। उसके बाद अरुण लोक में तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। कहाँ तुम्हारा उदयाचल है और कहाँ अस्ताचल? यह प्रश्न करना भी सब भूल गए। ये भी महत्वपूर्ण कथन है जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का माना जाता है। तो यहाँ पे साकेत की कथा के बारे में हम संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं कि साकेत राम कथा पर आधारित महाकाव्य है, किंतु इसमें इसका उद्देश्य राम कथा वर्णन करना नहीं है। मतलब कवि का उद्देश्य राम कथा का वर्णन करना नहीं है। राम को यहाँ पे आधुनिक मानव के रूप में स्वीकार किया गया है। उर्मिला और लक्ष्मण के संयोग सुख से प्रारंभ होता है और वनवास के बाद इसका कथाभाग संभव समाप्त हो जाता है। हम शॉर्ट में चर्चा कर लेते हैं कि किस सर्ग में किसका मूल विषय बताया गया है, उसमें मूल छंद कौन सा प्रयोग किया गया है। तो प्रथम सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण का प्रणय प्रयास बताया गया है और इसमें पीयूष वर्षण छंद का प्रयोग किया हुआ है। द्वितीय सर्ग में कैकई मंथरा वार्तालाप आता है, जिसमें और श्रृंगार मूल छंद माना जाता है। इसके बाद आता है 3 में दशरथ का विलाप, जिसमें मूल छंद आता है सुमेरु। आता है सर्ग चौथा, जिसमें गृहस्थ का वर्णन किया हुआ है, जिसमें हाकली और मानव छंद का प्रयोग किया हुआ है। 5वें सर्ग में वनवास का वर्णन मिलता है। 6वें सर्ग में दशरथ जी की मृत्यु का वर्णन मिलता है। 7वें सर्ग में भरत का शोक और ग्लानि का वर्णन किया हुआ है। 8वें सर्ग में चित्रकूट वास का वर्णन किया हुआ है। 9वें छंद में उर्मिला का विरह का वर्णन किया हुआ है, जो कि महत्वपूर्ण माना जाता है 9वां सर्ग, और साकेत की आत्मा इसको कहा गया है। 10वें सर्ग में भी विरह वर्णन प्रयोग
का विदय वर्णन किया गया है। 11वें सर्ग में युद्ध का वर्णन किया हुआ है जिसमें हनुमान जी की प्रधानता दी गई है। 12वें सर्ग में भी युद्ध वर्णन किया हुआ है। 9वें सर्ग में गुप्त जी ने उर्मिला के विरह की पीड़ा को व्यक्त किया है। उर्मिला लक्ष्मण को बंधन का नहीं मुक्ति का संदेश देती है। उस विरह में उर्मिला पशु पक्षी वनस्पति को आदि को संबोधित करते अनेक बातें उनके माध्यम से कही गई हैं। विरह का षड ऋतु रूप वर्णन किया हुआ है जिसमें बसंत, इसका क्रम है बसंत स्टार्ट बसंत से होता है, इस पर ग्रीष्म, पावस, शरद, हेमंत और समापन शीशर में होता है। इसमें भवभूति और सती की कथाओं का भी उल्लेख बीच में पंक्तियों के माध्यम से किया हुआ है। इसमें अनेक जानवरों को या अनेक पक्षी पक्षियों को भी संबोधित किया गया है जिसमें तोता, खरगोश, कबूतर, चकोरी, जुगनू, खंजन, कोक, मकड़ी, कामदेव, अशोक आदि का वर्णन देखने को मिलता है। इनके माध्यम से उर्मिला ने अपनी विरह कथा का वर्णन किया है। अब आती है इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो 2 वंशों में प्रवर्त करते पावनी लोक लीला और 100 पतों से अधिक जिनकी कुतैया पुत्रशीला। विफल जीवन व्यर्थ वहा वहा, सरस 2 पद भी हुना हुए आहा। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। पहले आंखों में थे मानस में कूद मग्न प्रिय, अब थे चीड़े भई उड़े थे बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। हमसे प्यारी रक्षक किनसे वे डरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। त्रिभु को निष्कासन मिला मुझको कारागार, मृत्युदंड उन तात को राज तुझे धिक्कार। काली काली कोयल बोली, होली होली होली। वो एक और महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, फूल मुझे मत मारो, मैं अबला वाला बेयोगनी कुछ तो दया विचारो। सखी निरख नदी की धारा, ढल ढल ढलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के तापात पात में मैंने हृदय गति मेरी। वेदनी तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुझी पे अपनी चाय घनी। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग लिपि काली, किसका बस चलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी नीलन भस्सर में उतरा ए हंस आहा, तरता तरता अवतारक मुक्ति के शेष नहीं, निकल जिसको तरता चरता। मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर ए अंतरिक्ष सखी आज बनाए दानी। पंक्तियों से संबंधित भी प्रश्न पेपर में देखने को मिलते हैं। वो ऐसी आज की हमारी क्लास जिसमें हम साकेत काव्य के प्रमुख पंक्तियों, कवि परिचय और साकेत के प्रमुख तथ्यों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। हमारी अगली क्लास होगी जो कि एक क्विज होने वाला है जिसमें